जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए फर्स्ट चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में जो मई 2021 में होगा एग्ज़ाम, उसमें 10 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा, यानी कि एक सिंगल चैप्टर 10 मार्क्स का है। अच्छी खासी वेटेज है। इस चैप्टर में जो बातें आपको समझनी है वो क्या क्या समझना है पहले मैं बता दूं। देखिए, सबसे पहले आपको इस चैप्टर में जो समझने को चीज़ें मिलेंगी ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, पहले एक तो आपको सीखना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। दूसरे नंबर पे आपको सीखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। तीसरे नंबर पे आपको सीखना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में। हालांकि सबसे खास चीज़ यही होगी सब्सक्रिप्शन, शुरुआत चैप्टर की यहीं से हम करेंगे। इसके अलावा हमें सीखना होगा, याद रखिए, बैलेंस शीट। क्वेश्चन आएंगे आगे चल के जिसमें हर एक क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनानी होगी, वो भी दो। एक बैलेंस शीट बनानी होगी साल के पहले दिन, जिसे हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बोलेंगे, और एक बैलेंस शीट बनानी होगी साल के आखिरी दिन, इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बोलेंगे। इसके बाद हमें एडजस्टमेंट सीखनी होगी इस चैप्टर में। एडजस्टमेंट किसके बारे में? एसेट्स के बारे में, लायबिलिटी के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, और अलग अलग तरह की इनकम के बारे में। 11th क्लास में जैसे आप बनाते थे, याद रखिए, कैश बुक। 11th क्लास में जैसे आप बनाते थे कैश बुक, याद रखिए उसी कैश बुक की तरह हमारा ये अकाउंट बनेगा जिसका नाम क्या होगा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आपके एग्जाम में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को नहीं आता, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है। 11th क्लास में जो आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही हमारा ये अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बाद सब्सक्रिप्शन एक डिफरेंट अकाउंट है, उसको समझेंगे। इसके बाद बैलेंस शीट तो वही है जो 11th क्लास में ही बनती थी, लेकिन अब हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट एक नहीं दो बार बनेगी। और एडजस्टमेंट्स होंगी कैसे? तो एडजस्टमेंट जब ये शुरुआत में बच्चा 12th में आता है तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब आपने कैश फ्लो का चैप्टर किया है, पार्टनरशिप के चैप्टर्स करे हैं, रिवीजन के तौर पे हम ये चैप्टर अभी रिवाइज कर रहे हैं, तो उन चैप्टर्स को करने के बाद जब आप इसके एडजस्टमेंट को आप सीखेंगे अब, तो शुरुआत में तो पहली बार जब करता है बच्चा तो मुश्किल लगता है, लेकिन जब हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है लगभग और रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, तो रिवीजन मोड में अब इसके एडजस्टमेंट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपको समझना है चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्टकट में हम लोग एनपीओ बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है किसके लिए? नॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए नहीं। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो, याद रखिए, प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती, काम करती है किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, उन ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन एनपीओ, या कभी कभी कुछ अलग अलग नाम से ही पुकारा जाता है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन फॉर नॉन प्रॉफिट। इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आसपास आपने कहीं पर कोई, याद रखिए, चैरिटेबल डिस्पेंसरी देखी होगी। अब चैरिटेबल डिस्पेंसरी का मतलब क्या हुआ? ऐसी डिस्पेंसरी जिसमें नॉर्मल जो डॉक्टर्स होते हैं वो तो बहुत हाई फाई फीस लेते हैं, 500, 800, 1000 रुपये, लेकिन अगर चैरिटेबल हॉस्पिटल में कोई इलाज कराने जाए या डिस्पेंसरी में इलाज कराने जाए तो मात्र 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, ऐसी बहुत नॉमिनल सी फीस लेते हैं और इलाज करते हैं। लोग अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं उस तरह की चैरिटेबल डिस्पेंसरी में। केवल यही नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा जैसे कोई स्पोर्ट्स क्लब होता है। अब स्पोर्ट्स क्लब भी एक एनपीओ की कैटेगरी में रखा जाता है। स्पोर्ट्स क्लब का मतलब एक ऐसी संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जितने भी मेंबर हैं, जितने भी लोग इस क्लब के सदस्य हैं, वो हर महीने, हर साल कुछ फीस देते रहते हैं। वो पैसा जो इकट्ठा होता है, उस पैसे से क्लब क्या करता है? इन्हीं मेंबर्स के मनोरंजन के लिए, इन्हीं मेंबर्स के एंटरटेनमेंट के लिए टाइम टू टाइम कुछ एक्टिविटीज़ करता है। टाइम टू टाइम कौन कौन सी एक्टिविटी? जैसे इनके लिए क्रिकेट मैच
का बंदोबस्त करवाया, क्रिकेट मैच करवा दिया, फुटबॉल मैच करवा दिया, चेस का मैच करवा दिया। यानी कि कुल मिला के मकसद इनका क्या होता है कि इनका मनोरंजन होना चाहिए, इनका एंटरटेनमेंट होना चाहिए। किसका? जो इस क्लब के क्या है, मेंबर है। इन सबका पैसा कलेक्ट हो रहा है और वही पैसा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है इनके एंटरटेनमेंट पर। तो कुल मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने मेंबर्स के लिए सोच रही है, अपने मेंबर्स के लिए कर रही है, प्रॉफिट कमाना मकसद ना हो, केवल सोशल वेलफेयर काम हो, मेंबर्स का वेलफेयर काम हो, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 10 मार्क्स का ये चैप्टर, एक सिंगल चैप्टर 10 मार्क्स का, अच्छे खासी वेटेज है। अभी जो हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे वो किससे शुरुआत करेंगे, सब्सक्रिप्शन से। सबसे पहले मुझे सब्सक्रिप्शन के बारे में बताना है, इसके बाद बाकी चीज़ों का नंबर आएगा। चैप्टर की हेडिंग डाल के ज़रा ये नोट ज़रूर करके रखिएगा। देखिएगा ज़रा आगे, सबसे पहले मैं आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ, ज़रा समझिएगा। उसका ज़रा फॉर्मेट सीखिएगा। पहले मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट सेम एज टू कैश बुक है। अगर आपको कहा जाए कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए, तो बॉस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है समझिएगा। पहली बात तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट साल के आखिरी में बनता है, ईयर के एंड में बनता है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में ये ज़रूर लिखिए, क्या भला, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर है उसका नाम। अकाउंट के साथ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ये लिखना ज़रूरी है। दूसरी बात, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के वक्त याद रखिए ये आपकी डेबिट साइड है बाकी अकाउंट्स की तरह, और ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में याद रखिए हमारी रिसिप्ट्स आती हैं और यहाँ पे आपका अमाउंट, क्रेडिट साइड में यहाँ पे याद रखिए आपकी पेमेंट्स आती है और यहाँ पर आपका आता है याद रखिए अमाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के वक्त सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब जब आपका साल शुरू हुआ तो साल के पहले दिन, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, टू बैलेंस बीडी, साल के पहले दिन आपके पास कितना कैश पड़ा हुआ है वो लिखेंगे, आपके पास बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है वो लिखेंगे, पहले दिन कितना कैश है, पहले दिन कितना बैंक है, वो दोनों यहाँ पे लिखे जाएगा। ध्यान से देखिएगा, साल के पहले दिन हमारे पास कितना कैश है वो लिखा, कितना बैंक है यहाँ पे लिखा, अंदर लिखकर वहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद हमारे पास किसी वजह से भी पैसा अगर आता है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। किसी वजह से भी पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और किसी वजह से भी कैश हमारे पास से जा रहा है तो किस तरफ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है पैसा कैसे कैसे आ सकता है और पैसा कैसे कैसे जा सकता है। कई वजह होती है, 2-4 वजह मैं बताऊं। जैसे मान के चलिए एक क्लब है, कोई भी स्पोर्ट्स क्लब है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया, तो जैसे एक स्पोर्ट्स क्लब होता है, ये क्लब है, उस क्लब में सैकड़ों मेंबर्स होते हैं। तो सैकड़ों मेंबर क्या करते हैं, हर बार इस क्लब को क्या करते हैं, फीस देते हैं, अपनी मेंबरशिप फीस देते हैं। तो हर महीने या हर साल जो भी फीस इस क्लब को अपने मेंबर से मिलती है, उस फीस को नाम दिया जाता है, क्या याद रखिए, सब्सक्रिप्शन। आप किसी क्लब के मेंबर हैं तो आपकी मेंबरशिप कैंसिल ना हो उसके लिए आपको हर बार जो हर साल फीस देनी पड़ेगी क्लब को, वो आपकी द्वारा दी जाने वाली फीस क्या कहलाएगी, सब्सक्रिप्शन। इन लोगों ने तो पेमेंट कर दी, लेकिन इस क्लब के पास वो पैसा क्या हो गया, आ गया, इस क्लब के लिए वो क्या बन जाएगी, रिसिप्ट्स। तो नंबर 1, पैसा किस वजह से आ सकता है क्लब के पास, सब्सक्रिप्शन की वजह से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले क्या, सब्सक्रिप्शन। इसके बाद पैसा और किस वजह से आ सकता है वो समझिए। जो मेंबर इस क्लब में पहले से मेंबर हैं वो तो हैं ही, लेकिन साल दर साल टाइम बीतते बीतते कुछ नए लोग भी इसमें क्या करते हैं, जुड़ते हैं। और जब नए लोग इसमें जुड़ते हैं तो याद रखिए उनके एडमिशन पर भी क्लब उनसे एक फ़ीस लेती है। याद रखिए जैसे आप स्कूल में पहली बार गए होंगे तो जिस टाइम आपने फर्स्ट टाइम स्कूल में एंट्री ली होगी, उस समय स्कूल में एडमिशन लेते समय आपने पे किया होगा एडमिशन फ़ीस। आपको याद नहीं होगा, शुरुआत में आप देते हैं एडमिशन फ़ीस, फिर आपका नाम स्कूल से कैंसिल ना हो, कटे ना, उसके लिए आपको हर महीने फिर और दोबारा फीस देनी पड़ती है, वो कहलाती है आपकी मंथली फीस। तो उसी तरह से अगर आप किसी क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तो मेंबर बनने के लिए शुरुआत में जो भी आप फीस देते हैं, याद रखिए उस फीस को हम लोग बोलते हैं बच्चों एंट्रेंस फीस। किसी क्लब के मेंबर बनने के लिए, एंट्री पाने के लिए जो शुरुआत में फीस देनी पड़ती है वो कौन सी फीस है, एंट्रेंस फीस।
लेकिन आपकी मेंबरशिप बनी रहे उसके लिए जो हर साल फीस देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी? आपकी सब्सक्रिप्शन। तो ये आप चाहे एंट्रेंस फीस दें चाहे सब्सक्रिप्शन दें, कुल मिला के पैसा तो किसके पास पहुंच जाएगा? इस क्लब के पास ही पहुंच जाएगा। और क्लब के पास पैसा कहाँ से आ रहा है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। तो पैसा कहाँ से आ रहा है? सब्सक्रिप्शन का पैसा आता है। और किस चीज़ का पैसा आता है? एंट्रेंस फीस का पैसा आता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंट्रेंस फीस। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, ये जो क्लब होता है ना वो क्लब को कई जगह से दान मतलब डोनेशंस बहुत सारी मिलती है। तो अगर मान के चले कहीं से डोनेशन मिली है तो जो भी डोनेशंस मिली है वो डोनेशन भी पैसे के रूप में मिलती है, वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा अगर कोई क्या कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो स्पोर्ट्स क्लब है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया चैरिटेबल हॉस्पिटल। अब चैरिटेबल हॉस्पिटल लोगों का फ्री में या बहुत कम रेट पे इलाज कर रहे होते हैं, इसलिए चैरिटेबल हॉस्पिटल को सरकार यानी कि गवर्नमेंट मदद करती है, कुछ पैसे हर साल देती है। सरकार जो हर साल इन्हें मदद करती है ना, उसे बोला जाता है बच्चों ग्रांट। तो ये ग्रांट भी उस सोसाइटी को मिल रहा है, उस क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ग्रांट्स हमें गवर्नमेंट से मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो भी पैसा यहाँ पर आया। इसके अलावा पैसा और कैसे कैसे आ सकता है सोचो भाई। इनके पास पुराने फर्नीचर पड़ा हुआ था, काफ़ी साल से यूज़ कर रहे थे, अब पुराना हो गया, उसे कबाड़ के भाव क्या कर देंगे? बेच देंगे। तो बेच करके भी क्या होगा? पैसा आएगा, यानी कि सेल ऑफ ओल्ड एसेट लिख देता हूँ। अब एसेट में कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है या कोई और मशीन तो नहीं होगी क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते ना, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं होता, ये तो सर्विस देने का काम करते हैं। तो सेल ऑफ ओल्ड एसेट का मतलब कोई भी एसेट हो, चाहे वो फर्नीचर हो, इसके अलावा कोई पुराने कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, समझ रहे मेरी बात को, पुराने लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो मैंने केवल स्पेसिफाइड फर्नीचर लिखने के बजाय क्या लिखा? सेल ऑफ ओल्ड एसेट। तो जो भी कोई पुराना एसेट बेचेंगे तो उससे पैसा आ जाएगा। इसके अलावा और पैसा कहाँ से आ सकता है? मान के चलिए ये जो क्लब है इसने कहीं पर क्या कर रखा है? किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जैसे आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर साल आपको उसके ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो ऐसे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनके पास भी जब कभी सरप्लस फंड होता है, एक्स्ट्रा फंड होता है, तो वो इन्वेस्ट कर देते हैं। जब वो आगे इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्हें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी कैश आना हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बोलिए हाँ या ना? अच्छा, इसके अलावा एक वर्ड आगे ज़रूर ज़्यादातर मिलेगा, लेगेसी। लेगेसी का मतलब जब आपने फिल्मों में कभी कभी देखा होगा कि कोई आदमी लास्ट स्टेज पे पड़ा होता है, कैमरा शूट कर रहा होता है, वो मरते मरते मर जाता है। जब मर जाता है तो मरने के बाद जब उसकी वसीयत पढ़ी जाती है तो उसकी वसीयत पढ़ने पर वकील देखता है और सबको बताता है कि ये जो बंदा चला गया है, इसने बोला है इसकी प्रॉपर्टी का ये हिस्सा इसको, ये हिस्सा इस बेटे को, ये हिस्सा इस बेटे को दे दिया जाए। उस हिसाब से बांट दिया जाता है। उसने मरने से पहले जो एक कागजी दस्तावेज तैयार कर लिया था इस बारे में कि उसके जाने के बाद वो असेट किसको किसको कितनी कितनी मिलेगी, उसी कागजी दस्तावेज को हम लोग वसीयत बोल देते हैं, लीगेसी बोल देते हैं। कुछ लोग बड़े दुष्ट, मतलब अच्छे ही होते हैं, दुष्ट क्या, कुछ लोग होते हैं मरने से पहले लीगेसी बनाते हैं और कहते हैं कि मेरे मरने के बाद जो भी असेट्स होंगी वो इसका कहते हैं अनाथ आश्रम को या चैरिटेबल ट्रस्ट को या किसी हॉस्पिटल को या उसको डोनेट कर दी जाए। वो बच्चों को नहीं दे के जाते, किसी किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल ट्रस्ट को दे के चले जाते हैं। अब देखिए वो तो चला गया, उन बच्चों को नहीं मिला, वो उनका टेंशन है, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन को ये दे के चला गया उसके पास तो अच्छा खासा फंड आ गया, उसके पास तो अच्छा खासा पैसा आ गया। और हमें इसके परिवार के बारे में अकाउंटिंग नहीं करनी, हमें अकाउंटिंग किसके बारे में करनी है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसके पास एक और वजह हो सकती है पैसा आने की, वो क्या है, लीगेसी। समझ रहे मेरी बात को? तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से पैसा आता है। पैसा जाएगा कैसे? पैसे जाने की भी कई वजह होती है। पहली वजह, मान के चलिए जो आएंगे बंदे बैठेंगे, मान के चलो आते हैं, जैसे कोई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आके उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो खड़े खड़े तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए टेबल लगाना पड़ेगा, चेयर लगानी पड़ेगी, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। लाइब्रेरी है तो बुक की शेल्फ्स बनानी पड़ेगी, तो इसके लिए उस लाइब्रेरी को फर्नीचर खरीदना पड़ेगा। तो यानी कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन फर्नीचर खरीदती है तो उससे भी क्या होता है, पैसा जाता है। पैसे आने की बात इधर हो रही है बॉस, जाने की बात उधर होगी। पैसे जाएगा, जैसे जाएगा कैसे कैसे, फर्नीचर खरीदा उससे पैसे जाएगा। और बताइए और कैसे जा सकता है? जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है
याद रखिए वहाँ पे लोग काम करते होंगे, गेट पर एक चौकीदार होगा, वो फ्री में तो काम नहीं करेगा। सफाई वगैरह करने के लिए कि जो लोग आते हैं जाते हैं, कुर्सी साफ़ करता होगा, टेबल साफ़ करता होगा, झाड़ू लगाता होगा, पोछा लगाता होगा, उसको भी सैलरी देनी पड़ती होगी। इसके अलावा जैसे लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में क्या होता है, एक बंदा कंप्यूटर के आगे बैठा होता है, किस लिए, कौन कौन सी बुक आई, कौन कौन सी बुक चले गई, किसने बुक ली है, किसने बुक वापस अभी तक नहीं करी, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो जो स्टोर कीपर वो बंदा होता है, उसको भी काम करने के बदले में क्या पे किया जाएगा, सैलरी। पैसा किस किस तरह से जा रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा मान के चलिए आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आपने इस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स खरीद ली, तो भी आपके पास से पैसा जाएगा। बोलिए हाँ है ना। इसके अलावा पैसा और कैसे जा सकता है, आपने मान के चलिए क्या हुआ, कोई फिक्स डिपॉजिट कर लिया। एक तो इन्वेस्टमेंट होती है, आज के टाइम में कुछ लोग क्या करते हैं, बैंकों में जाके कुछ लंबे समय के लिए डिपॉजिट्स कर देते हैं, जैसे 2 साल के लिए एफडी करा दी, 3 साल के लिए एफडी करा दी। उस सूरत में भी हमारे पास से पैसा क्या होगा, जाएगा। तो किसी वजह से भी पैसा आए, किसी वजह से भी पैसा जाए, दोनों अपनी अपनी जगह पे लिखना है। इसके बाद क्या करना, और भी रीज़न होंगे, लेकिन क्वेश्चन को देखते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद इसका टोटल करेंगे, उसे यहाँ लिखेंगे, जो डिस्क्रिप्शन किस चीज़ को बता रहा है, कितना पैसा आया, उसी को यहाँ पे भी लिख देंगे। इन सबको प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे। ये जो बैलेंस बचेगा ना, ये बैलेंस अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा 2 चीज़ों का बैलेंस होगा। 2 चीज़ों का बैलेंस कैसे, जैसे यहाँ पे 2 बैलेंस बीडी में ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक आया, तो क्लोजिंग बैलेंस में भी 2 चीज़ों का बैलेंस आएगा। एक तो आएगा कैश का बैलेंस और दूसरा आएगा बच्चों किसका, बैंक का बैलेंस। इन दोनों का बैलेंस करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा। नोट कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, करते हैं सॉल्व जरा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1.59। आइए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, दैट इज 2020। आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो आप भी मेरे साथ बना सकते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, टी शेप अकाउंट, सबसे पहले फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये वाली साइड हमारी रिसिप्ट्स की होती है, ये वाली साइड हमारी पेमेंट्स की होती है। यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पे भी अमाउंट। देखिएगा, मदद कीजिएगा आप लोग, पैसा इस तरफ जाए उस तरफ। देखिएगा, पहला आइटम क्या है, जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बाय डिफॉल्ट, 2 बैलेंस बीडी। तो 2 बैलेंस बीडी की बात देखिए, पहला आइटम क्या है, कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास कैश का बैलेंस कितना दिखाई दे रहा है बच्चों, 4390। आप भी बनाइए। अब आगे आइटम मैं पढ़ते जाता हूं और बताना होगा कि किस वजह से कैश आ रहा है और किस वजह से कैश जा रहा है। पहला आइटम क्या है बॉस, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का पैसा क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सोचना है, क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस क्लब के पास सब्सक्रिप्शन का पैसा आएगा या जाएगा, क्लब अपने मेंबर से सब्सक्रिप्शन लेता है तो पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो इधर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन। कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है, दैट इज 37,600 पैसा आएगा। इसके बाद देखिएगा अगला पैसा क्या है, डोनेशन। डोनेशन का पैसा आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, डोनेशन का पैसा भी क्लब के पास आता है तो यहाँ पे लिख देंगे डोनेशन। हाउ मच, कितना है, 8,000। डोनेशन के बाद अगला आइटम है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस एक क्लब को मिलती है तो उसके लिए रिसिप्ट्स है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंट्रेंस फीस कितना है भला, 4300। अगला आइटम है बॉस रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स। जो क्लब्स होते हैं उनके पास बड़े बड़े हॉल होते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों को रेंट पे दे देते हैं। रेंट पे देते हैं तो उसके बदले में इन्हें रेंट मिलेगा, तो रेंट मिलेगा, वो भी रिसिप्ट्स होंगी। तो डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं बच्चों रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल। कितना मिला है बच्चों,
5250, धन्यवाद जी। अगला सामान है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब सोचिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मिलेगा या पे करेंगे? ऑब्वियसली इट वुड बी पेएबल। तो यहाँ पे पेमेंट करने से पैसा जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। हाउ मच मैम? 3440, दैट्स इट। टैक्सेस पेड करे हैं, पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो एट द ही आएगा, तो लिख देंगे क्या? टैक्सेस पेड 490, बहुत बढ़िया। अगला सामान सैलरीज। सैलरी की बाकायदा पेमेंट की जाती है बच्चों, तो पेमेंट की जाती है तो यहाँ पे लिखे जाएगा सैलरीज पेड। कितना सैलरी पेड कर रहे हैं हम लोग? 21,500, 21,500। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी। एक बात समझिएगा जरा, एक शब्द होता है ऑनोरेरियम, कई जगह यूज होगा। जैसे जब कोई आदमी छोटा मोटा होता है, काम कर रहा होता है, तो उसको काम करने के बदले में जो हम देते हैं उसे बोलते हैं सैलरीज। लेकिन जब कोई आदमी काम तो कर रहा है लेकिन ऊंचे क्या कहते हैं पोस्ट पे काम कर रहा है, जैसे अदालत का जज होता है, एसडीएम होते हैं, तो उनको जो पेमेंट मिलती है उसे हम लोग नॉर्मली सैलरी नहीं बोलते, उसे ऑनरेरियम बोलते हैं। ऑनर का मतलब होता है सम्मान देना। तो यानी कि हम ये नहीं बोल रहे कि तुम्हें हम भैया तनख्वाह दे रहे हैं, हम आपके मान के लिए कुछ पैसा दे रहे हैं। तो जो ऊंचे ओहदे पे काम करने वाले लोग होते हैं, उनको जो पेमेंट की जाती है उसे सैलरी ना बोलकर क्या नाम दे दिया जाता है? ऑनरेरियम। तो यहाँ पे जो इस क्लब के सेक्रेटरी साहब होंगे उनको सैलरी दी जा रही है, लेकिन उसको नाम क्या लिखा जा रहा है? ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। उससे भी पैसा जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा ऑनरेरियम ऑफ सेक्रेटरी या टू सेक्रेटरी। कितने हैं बॉस? बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। आगे है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है, उससे भी पैसा आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। कितना इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें मिला? दैट इज कितना मिला? 2950। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बताया, 2950। अगला सामान है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी वगैरह ये खरीदते हैं, पेन पेंसिल वगैरह, उससे भी पैसा जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितनी जाएगी प्रिंटिंग स्टेशनरी के नाम पे पैसा? 350। इसके बाद है पेटी कैश एक्सपेंसेस। बाई पेटी कैश एक्सपेंसेस का मतलब होता है बच्चों छोटे मोटे खर्चे, जो कि 900 है। और अगला सामान है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया तो उससे भी पैसा जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। कितना? 310 बस। चलिए अब इसके बाद टोटल करते हैं। 4390 37,600, ये क्या लिख दिया मैंने? ठीक, 4390 37,600 8,000 4300 5250 2950 62,490 ना? 62,490 62,490। अब इन सभी को प्लस करेंगे भैया। इन सब के टोटल को 62,490 में से माइनस करेंगे, 33,000 आएगा नेट। इन सब के टोटल को इसमें से माइनस किया, ये आ गया 33,000। ये जो बचेगा ये क्या बताता है सुन लीजिए। साल भर में हमारे पास इतना पैसा आया, इतना खर्च हो गया, इतना बैलेंस बच गया। ये जो बैलेंस बच गया इसको हम लोग बोलेंगे बाई बैलेंस सीडी, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। इस तरह से आपको अगला क्वेश्चन भी करना होगा, एक बार नोट कीजिएगा, आगे बताता हूँ। आज इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो थी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेशल ट्रीटमेंट समझेंगे जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। आपको चीज़ें समझ में आ रही है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।